देखिए कोई भी मोटर है, अभी तो हमने डीसी मशीन ख़त्म किया है ना, ठीक है। अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है भाई? थ्री फेज इंडक्शन मोटर का मतलब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि अब हम यहाँ पे थ्री फेज की सप्लाई देंगे, आर वाई भी। थ्री फेज की बैलेंस सप्लाई सीक्वेंस आर वाई भी, है ना। और यहाँ पे इंडक्शन मोटर का मतलब क्या है कि ये जो मोटर है ना, ये प्रेरण पे काम करेगा। इंडक्शन में हमने क्या समझा था? ठीक है, चोट किसी और को लग रहा है, किसी और को हो रहा है, तो ये जो क्रिया हो रहा है, ये अपने टेक्निकल भाषा में हम कहते हैं इंडक्शन के कारण हो रहा है, ऐसा है ना। टीचर किसी को डांट रहा है, दर्द डर कोई और रहा है, क्या है ये? इंडक्शन। डायरेक्ट उसको तो नहीं डांट रहे हैं, लेकिन डर उनको लग रहा है। तो इंडक्शन में जैसे आपने, हम कहते हैं हमारा इंडक्शन, अगर आप ट्रांसफार्मर बढ़िया से पढ़े हैं तो मतलब इंडक्शन मोटर समझ लीजिए आप पढ़ लिए हैं। बस ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये एक स्टैटिक मशीन होती है, स्थिर मशीन होती है ट्रांसफार्मर। और ये जो मोटर होता है, ये रोटेटिंग मशीन होती है ना। हम इसमें क्या करते हैं, हमारा जो अभी हमने जब डीसी मशीन पढ़ा तो उसमें हम देख रहे थे जो उसका फील्ड है, उसमें हम डीसी सप्लाई दे रहे थे ताकि चुंबक बने। और हमारा रोटर क्या होता, रोटर पे हम कैसे कर रहे थे, रोटर को भी हम उसके सीरीज में जोड़े हुए थे, शंट में जोड़ते थे, सीरीज में जोड़ते थे। ठीक है, रोटर पे भी हम डायरेक्ट सप्लाई देते थे कनेक्शन के माध्यम से, तार के माध्यम से, है ना। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ थ्री फेज बैलेंस सप्लाई सप्लाई उसके स्टेटर पे देंगे, लेकिन हम रोटर में कोई भी सप्लाई नहीं देते हैं तार से जोड़ के। उस पे जो सप्लाई मिलता है वो इंडक्शन के कारण मिलता है। हम रोटर को क्या करते हैं, पूरी तरीके से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं ना। कैसे करेंगे अभी इन डिटेल्स में पूरा चीज़ बढ़िया से देखेंगे। लेकिन हम किसी भी तरीके से, अभी आप देखिए इसका रोटर निकालिए, देखेंगे रोटर जो है किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, हमने देखा था ना, जैसे आपका ये रोटर है, उठाइए ये वाला रोटर, तो छोटा वाला, ठीक। अब ये देखिए रोटर में कहीं तार आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब इस पर कोई भी सप्लाई हम देते नहीं हैं, फिर भी इसमें करंट दौड़ने लगती है। तो वो करंट कैसे दौड़ेगी भाई? इंडक्शन के कारण, ठीक है, प्रेरण के कारण। इसीलिए इस मोटर का नाम है प्रेरण मोटर, क्योंकि हम इसमें थ्री फेज बैलेंस सप्लाई दे रहे हैं, इसीलिए इसका पूरा नाम है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन समझ में आया ना? ठीक है, चोट हम उसके बॉडी पे दे रहे हैं, लेकिन प्रेरण के कारण करंट यहाँ उत्पन्न हो जा रही है। करंट हम उसके बॉडी में दे रहे हैं, लेकिन इंडक्शन के कारण करंट इसके रोटर में आने लग रहा है, क्योंकि इसके रोटर में हम इंड रिंग की सहायता से इस रोटर को हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, इसीलिए इसमें करंट फ्लो होने लगती है। आइए अब पूरा डिटेल्स में देखते हैं यहाँ पे। वैसे आज हम लोग संरचना संरचना बस करने वाले हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे क्या हो पाता है। तो देखिए मोटर में क्या होता है, हम सप्लाई देते हैं, मतलब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, फिर वो हमारा मोटर घूमने लगता है। जब घूमने लगता है तो वो किस एनर्जी में, किस एनर्जी के कारण घूम रहा है? मैकेनिकल एनर्जी के कारण, यांत्रिक ऊर्जा के कारण। तो मोटर में हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, फिर वो मोटर किस ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है? विद्युत ऊर्जा में। तो इंडक्शन मोटर का काम क्या होता है भाई? यह, ठीक है, यह क्या करता है, यह पहला लिख लेंगे यहीं पे, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में ये क्या करता है भाई? परिवर्तित करता है। ठीक, आ अच्छा ठीक, परिवर्तित करता है ना, ठीक। और इसका खोज किसने किया था? खोज, खोज इन्वेंटेड बाई, खोज करता कौन है भाई?
तो इनको हम कहते हैं टेस्ला। क्या है? टेस्ला। ठीक। और ये टेस्ला क्या है? वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताया था। कौन से भाई? ये टेस्ला जो होता है यूनिट है। यूनिट किसका है भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, जिसे हम B से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। टेस्ला क्या है? यूनिट। ये क्या किसके बारे में हम लिख रहे हैं? यहाँ पे लिख दे रहे हैं टेस्ला के बारे में। टेस्ला क्या है? मात्रक है। किसका भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब यहीं पे फार्मूला भी लिख लीजिए आप। B बराबर होता है आपका क्या? फाई बाई ए। ठीक है। अब देखिए इस फाई का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर, और ए का मात्रक होता है ए का जो मात्रक होता है वो क्षेत्रफल है, तो मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। अब देखिए एक वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर ही होता है एक टेस्ला। ठीक। एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर ही क्या होता है? एक टेस्ला होता है ना। अब यहाँ पे देखिए पूरे वर्ल्ड वाइड में भाई, जो आप इंडक्शन मोटर चक्की जहाँ पीस रहे हैं, मशीन यहाँ देखिए जो चल रही हैं, इंडक्शन मोटर ही लगाए हुए हैं। आप घर की सिंचाई कर रहे हैं, सॉरी मतलब खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, वहाँ भी देखेंगे, ध्यान से जाइएगा, देखिए इंडक्शन मोटर ही यूज करते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो मोटर होता है ना पूरे वर्ल्ड वाइड में, ठीक है, वर्ल्ड वाइड 85% यूज किया जाता है। ये मोटर पूरे वर्ल्ड वाइड में कितना यूज किया जाता है भाई? हाँ, 85% यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मोटर जो होता है ना रोबस्ट नेचर का होता है। रोबस्ट नेचर मतलब रफली आप यूज कर लीजिए इसको, धूल धक्कड़ इन सब की ज़्यादा सुरक्षा करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए चक्की वाले लगाए रहते हैं, पूरा गर्दा जाके उसी में बैठ जाता है, तेल सेल सब चूता रहता है उसी में, कूड़ा करकट की तरह दिखने लगता है। तो इसका स्वभाव ही ऐसा है कि इसको ज़्यादा सुरक्षा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, धूल धक्कड़ सा पड़ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इस मोटर को, है ना। तो इसका नेचर कैसा होता है? यहाँ ऐसे लिख दीजिए हिंदी में, यह रफ स्वभाव वाला मोटर है। यहाँ कैसा मोटर है? रफ स्वभाव वाला है। ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं, इसमें मेंटेनेंस खर्च लगभग लो मेंटेनेंस खर्च। क्या है? लो लागत। लो मतलब निम्न मरम्मत। क्या लिख सकते हैं हिंदी में? निम्न मरम्मत। भाई मरम्मत की बहुत कम जरूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत कम मरम्मत। और तीसरा क्या लिख सकते हैं? इसकी दक्षता अधिक होती है। दक्षता क्या होती है? अधिक होती है ना। चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा भाई? इंडक्शन मोटर के बारे में। ठीक। यहाँ विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। इसके खोजकर्ता कौन थे भाई? टेस्ला। टेस्ला क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बी से प्रदर्शित करते हैं। बी बराबर होता है फ्लक्स बाई क्षेत्रफल। ठीक है। तो यहाँ पे एक वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर आपका आ गया एक टेस्ला। पूरे वर्ल्ड वाइड में यहाँ 85% मोटर यूज किया जाता है ना। क्यों? क्योंकि यह रफ स्वभाव वाला होता है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है इसका, और इसकी एफिशिएंसी अधिक होती है औरों मोटरों की तुलना में।
है ना, इतना समझ में आया। चलिए भाई, अब देखिए ये सब पानी से मतलब इसको मिटा के सब गड़बड़ कर दिए हैं, है कि नहीं। व्हाइट बोर्ड को पानी उनी डाल के नहीं मिटाना चाहिए। चलिए ठीक, अब देखिए कोई भी मोटर होता है, उस मोटर आप जब बनाते हैं तो सबसे पहले उस मोटर का क्या होता है भाई, ऊपर बॉडी होता है ना। सबसे पहले चलिए मोटर हम बना रहे हैं, ठीक है, पहले मोटर के बारे में पढ़िए। ये मोटर हमने बना दिया, इसका बॉडी, ये क्या है, बॉडी है इसका। इस मोटर का हम बना दिए बॉडी भाई। अब इसको जो है हम विभिन्न नाम से जानते हैं। ये मोटर का क्या है, बॉडी। चलिए थोड़ा और बना दें बढ़िया से। ये हमने डीसी मशीन में भी बॉडी पढ़ा था, तो इसका नाम, कितने नाम से हम इसको पुकार सकते हैं, 3 आए। एक है बॉडी, BO होगा बॉडी, और क्या, फ्रेम भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, योक। योक, बॉडी फ्रेम कहिए या योक कहिए, एक ही बात है ना। अब इसकी जो बॉडी होती है ये किस मटेरियल की बनी होती है भाई, तो या तो आप इसको बना सकते हैं कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, या फिर आप इसको बना सकते हैं कास्ट स्टील की, ठीक है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बना सकते हैं। देखिए ये जो कास्ट स्टील होती है इसकी जो परमिबिलिटी होती है कास्ट आयरन की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। परमिबिलिटी किसकी भाई, कास्ट स्टील की परमिबिलिटी कास्ट आयरन की अपेक्षा अधिक होती है ना। मतलब ये जो कास्ट स्टील है ये चुंबक के प्रति इसका स्वभाव बहुत नर्म रहता है, और ये कास्ट आयरन चुंबक से थोड़ा रूठा उठा रहता है, ठीक है, कास्ट स्टील की अपेक्षा, है ना। और इसकी जो रिलेक्टेंस है वो लो होता है ना। रिलेक्टेंस क्या होता है, लो, और इसका रिलेक्टेंस हाई होता है ना। रिलेक्टेंस मतलब जो चुंबकीय फ्लक्स के सेटअप का विरोध करे, परमिबिलिटी चुंबकीय फ्लक्स के सेटअप का सपोर्ट करता है ना। तो ये अधिकतर जो होता है बड़ी मशीनों के लिए हम कास्ट स्टील का ही यूज करते हैं, कास्ट स्टील का हम यूज करते हैं। अब देखिए ये तो हुआ आपका बॉडी। अभी देखिए सिर्फ बॉडी हम इसको कहेंगे, जब पूरा मशीन बन के तैयार हो जाए तो मशीन का जो स्थिर वाला भाग होता है उसको हम स्टेटर कहते हैं। मशीन पूरा बन के जब तैयार हो जाए, स्टेटर मतलब स्टेशनरी भाग, स्थिर भाग, तो हम इसी भाग को क्या कहते हैं भाई, स्टेटर। इसी भाग को हम क्या कहते हैं, स्टेटर। मतलब मशीन का ये क्या है, मशीन का स्थिर, ठीक है, मशीन का स्थिर भाग स्टेटर कहलाता है, और गतिशील भाग रोटर कहलाता है, जो हम इसके अंदर अभी डालेंगे, है ना। अभी खाली आप इसकी बॉडी के बारे में पढ़िए। अब देखिए इसके बॉडी में स्लॉट्स बने होते हैं। इसके बॉडी में क्या बने होते हैं भाई, चलिए हम ऐसे पहले बना दें इसको, ऐसे ऐसे कट कर लीजिए। इसके बॉडी में क्या बने होते हैं, ऐसे स्लॉट्स, खांचे कटे होते हैं, जिस पे हम 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग करते हैं। इसके खांचों में हम क्या करते हैं, 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग करते हैं इसके खांचों में, है ना। ऐसे खांचे कटे होंगे जिसमें हम 3 फेज की डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग करते हैं। ये बराबर बराबर खांचे कटे होंगे। यहाँ थोड़ा अनबैलेंस लग रहा है, आप समझिए। अब देखिए इसका जो आउटर फ्रेम होता है वो कास्ट आयरन, कास्ट स्टील की। अब जिस पे भी बाइंडिंग की जाती है भाई ध्यान दीजिए, उस मटेरियल को हम बनाते हैं किससे, देखिए
रेड वाले को। अब ये कोर है, इसको हम बनाएंगे किस मटेरियल से? हाँ, सिलिकॉन स्टील की, सिलिकॉन स्टील मटेरियल से हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना। इसके कोर को जिस पे हम क्या करते हैं भाई, जिस पे हम, हाँ, जिस पे थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की जाती है। क्या की जाती है भाई? थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की जाती है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, ठीक है, या ऐसे पूरा लिख लीजिए यहां पे, कोर को ठीक है सिलिकॉन स्टील, क्या लिखेंगे? सिलिकॉन स्टील की पतली 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 पत्तियों पत्तियों को लेमिनेशन या वर्निश करके बनाते हैं, ठीक है, लेमिनेशन या वर्निश करके बनाते हैं, जिस पे थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की जाती है, ठीक है ना। इतना चीज समझ में आया। ये जो होता है ये कैसा होता है भाई, ये जो कोर होता है, ठीक है, इंडक्शन जो मोटर होते हैं इसके जो कोर होते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं? सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को वर्निश करके लेमिनेशन करके चिपका के तब बनाते हैं हम, और जिस पे हम थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा ये जो होता है भाई इसकी बॉडी, इसका कार्य क्या है, ठीक है। तो ये सबसे पहला कार्य तो आपको यही समझ में आएगा कि ये भाई सभी को जोड़ के रखता है, असेंबल करके रखता है। दूसरा क्या, इसके जो इंटरनल होते हैं उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, आघात से, चोट से सुरक्षा प्रोवाइड करता है। लेकिन इसका जो सबसे मेन कार्य है कि यार कास्ट स्टील का हम यूज किस लिए किए हैं, तो हम कहते हैं हम कास्ट स्टील इसलिए बनाते हैं ताकि उसकी जो रिलेक्टेंस है वो कम हो सके, परमिबिलिटी अधिक हो सके। तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है ये चुंबकीय फ्लक्स के लिए पाथ प्रदान करता है, इसका बॉडी चुंबकीय फ्लक्स के लिए जाने का क्या करता है भाई? रास्ता प्रदान करता है। क्योंकि एन से जो चुंबकीय फ्लक्स लाइनें निकलेंगी वो एस की ओर जाएंगी, फिर एस से एन की ओर जो जाएंगी वापसी का रास्ता कौन प्रोवाइड करता है? इसका बॉडी, ठीक है। इंडक्शन मशीन का क्या करता है? बॉडी जाने का जो रास्ता प्रदान करता है वो ये होता है ना। चलिए भाई, जैसे ये एन बन गया, ये यस बन गया, तो एन से निकली यस में जाएं, फिर यस से ये एन में जाएंगी, तो उसके लिए इंटरनल जो पाथ प्रदान करता है वो इसका बॉडी करता है ना। चलिए, इतना तो आप लिख लिए होंगे, है ना। ठीक है, चलिए लीजिए। चलिए देखिए भाई, अब देखिए यहाँ पे हम मान लीजिए सपोज करिए इस पे हम थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए थ्री फेज, यहाँ पे हम क्या करेंगे? थ्री फेज की सप्लाई देते हैं, आर वाई और बी, ठीक है। थ्री फेज की सप्लाई, थ्री फेज बैलेंस सप्लाई हमने जब इस पे आर वाई बी के रूप में दिया, तो इसमें थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, तो यहाँ पे तीन फ्लक्स आपके निकलेंगे जो एक दूसरे से 120 डिग्री पे कोण बनाएंगे। इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा भाई? 120 डिग्री का। ये क्या होंगे? 120 डिग्री पे होंगे, ठीक है, ये 120 डिग्री पे होंगे। ये मान लीजिए आपका φ1 है,
ये मान लीजिए आपका फाई 2 है, ये मान लीजिए आपका फाई 3 है। ठीक है, मतलब आर से मान लीजिए फाई 1 बना फ्लक्स, वाई से मान लीजिए फाई 2 बना फ्लक्स, और बी से मान लीजिए फाई 3 बना फ्लक्स। अब ये सभी जो फ्लक्स हैं या ये क्या करेंगे भाई, मान लीजिए हमने आर वाई भी दिया तो ये फ्लक्स जो हैं गति करेंगे, तो मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो इन सभी फ्लक्सों का, जैसे यहाँ पे 3 फ्लक्स कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कई सारे लोग किसी चीज़ को उठाते हैं तो अलग अलग सबका रहता है, लेकिन तीनों लोगों का कुछ तो होगा बल, तीनों लोगों के बल को जोड़ेंगे जो उनका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, परिणामी बल जो होगा वो एक कोई बल होगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है, तीनों का जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो आपका, जैसे फाई आर हम लिख रहे हैं, रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है वो 3/2 होता है आपके मैक्सिमम फ्लक्स का। ठीक है, ये रिजल्टेंट फ्लक्स मिलता है, या इसी को 3 में 2 का भाग देंगे तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स आता है वो कितना होगा भाई, 1.5 मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है ना, मतलब समझिए। और ये जो फ्लक्स होगा, इसकी जो स्पीड होगी ना, इसकी जो स्पीड होगी वही स्पीड कहलाती है भाई सिंक्रोनस। कौन सी स्पीड होती है, सिंक्रोनस, जिसे हम एन और यस से प्रदर्शित करते हैं। एन एस बराबर होता है भाई 120 एफ बाई पी। 120 एफ बाई पी, इसकी सिंक्रोनस स्पीड जो होती है वो कितना होती है, 120 एफ बाई पी। ठीक, जहाँ पे एफ क्या है, जहाँ पे ये आपका एफ है, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसे हम कहते हैं हिंदी में आवृत्ति। इसका मात्रक होता है एच जेड, और अपने इंडिया की जो कॉमन फ्रीक्वेंसी है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है भाई 50 हर्ट्ज। ठीक, इसमें प्लस माइनस 3% का वेरिएशन देखने के लिए मिल सकता है आपको। 50 हर्ट्ज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अपने 50 हर्ट्ज ही लेंगे। और ये जो पी है ये क्या है भाई, पोल है। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, पोलों की संख्या, नंबर ऑफ पोल, क्या है, नंबर ऑफ पोल, है ना। अब देखिए ये एनएस जो है, जो चुंबकीय फ्लक्स की स्पीड है, एनएस है, सिंक्रोनस स्पीड है, मतलब यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स निकलेंगे उसकी स्पीड क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड होगी, जो बराबर होगी 120 एफ बाई पी। देखिए फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट समानुपाती है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाएंगे तो इसकी सिंक्रोनस स्पीड भी बढ़ेगी, लेकिन आप पोल की संख्या को बढ़ाएंगे क्योंकि इसको उल्टा है, तो पोल की संख्या को बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा। सपोज करिए जैसे कि मान लीजिए हम 2 पोल के लिए मशीन बना रहे हैं, तो इसकी स्पीड क्या आएगी। तो देखिए पोल की संख्या हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं भाई, 2 पोलों की संख्या क्या रख रहे हैं, 2 पोल। पोल हमेशा सब में ही होंगे, एक यन होगा तो जाहिर सी बात है एक यस होगा, 2 यन होंगे तो 2 यस होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका सिंक्रोनस स्पीड एन एस बराबर क्या आएगा, तो आप लिखेंगे 120। एफ का मान हमेशा क्या रखना है, 50 हर्ट्ज रखना है। एफ का मान हम क्या रखेंगे भाई, 50 रखेंगे। पोल हमारा 2 है तो 2 छके 12, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 होगा, 1 2 0 और उतार लीजिए, 3000 आरपीएम। 3000 क्या है, आरपीएम। मतलब कोई अगर इंडक्शन मशीन है आपका, उसमें 2 पोल लगे हुए हैं और 3 फेज बैलेंस सप्लाई आप उसमें दे रहे हैं, तो उसकी जो स्पीड होगी, चुंबकीय फ्लक्स की स्पीड जो होगी, जो सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है, वो होगी 3000 राउंड पर मिनट उसकी स्पीड होगी। मतलब 1 मिनट में वो 3000 बार घूमेगा, 3000 राउंड लगाएगा 1 मिनट में। अब चलिए पोल की संख्या आप कर लीजिए 4 है, हम मशीन बना रहे हैं जिसमें हम पोल की संख्या कितना ले रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं पोल 4 ले लीजिए, तो एन एस बराबर देखिए निकालिए, एन एस बराबर क्या होगा, 120। एफ का मान क्या है, 50, और यहाँ पे पोल अब कितने हो गए, 4, तो 4 तिहाई 12। अब देखिए 3 पचे 15 हो जाएगा, 1500। देखिए स्पीड घट गई ना, स्पीड क्या हुई, घट गई। यहाँ पे 1500 आरपीएम है, जब 2 पोल थे तो 3000 आरपीएम था, अब 1 पोल है तो यहाँ पे 1500 आरपीएम, पोल आधा, स्पीड भी आगे आधा हो गई, है ना।
चलिए ये भी नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया बहुत अच्छे से कि टाइम भी हो गया होगा। चलिए कल हम पढ़ेंगे मतलब हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है वो कितने प्रकार का होता है ना। ठीक है, इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है, इंडक्शन बेसिकली हम दो प्रकार का इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे स्लिप रिंग या फेज वाउंड रोटर वाला इंडक्शन मोटर। ठीक है, असल में कोई इंडक्शन मोटर का प्रकार नहीं होता है, उसके रोटर का प्रकार होता है। तो उसका जो रोटर होता है ना वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्लिप रिंग टाइप का रोटर, है ना, जिसे हम फेज वाउंड रोटर भी कहते हैं। और एक होता है स्क्वायरल केज वाला रोटर। ये जो आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा हम इसी को यूज करते हैं। ये जो है स्क्वायरल केज रोटर है ये आपका ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज आप इसी का करते हुए देखेंगे, है ना। तो रोटर के बेसिकली यहाँ पे रोटर के आधार पे ही इंडक्शन मोटर को दो कैटेगरी में बांटा गया है। बाकी उसका स्टेटर सेम टू सेम, चाहे स्लिप रिंग वाला हो चाहे स्क्वायरल केज वाला हो, उसका जो स्टेटर होगा वो सेम टू सेम होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या देखा भाई कि अगर हम मशीन के स्टेटर पे ना 3 फेज बैलेंस सप्लाई देते हैं, तो क्योंकि मशीन के स्टेटर में 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग किया गया है, तो उसमें एक रिजल्टेंट फ्लक्स, जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम फ्लक्स का 1.5 गुना होता है, वो पैदा हो जाता है। जिसकी जो गति होती है वो क्या होती है भाई, सिंक्रोनस गति होती है, जिसका मान होता है NS बराबर 120 F/P। आज हमने इतना पढ़ा है, चलिए कल इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।